ऐसा है तो सबसे बड़ा घोटाला है। पश्चिम बंगाल में किस प्रकार से ये हुआ है, एसआईआर का घोटाला बिहार में कैसा हुआ है, ये सबने देखा है, एक्सपोज हुआ। अब महाराष्ट्र में अगले चुनाव के लिए यही घोटाले की एक पैकेज लेकर चुनाव आयोग आया। अप्रैल महीने से महाराष्ट्र में भी एसआईआर की शुरुआत हो जाएगी और इसे लेकर बहुत अफवाहें, बहुत डर और लोगों को अपनी नागरिकता कहीं चली ना जाए, ऐसे भी सवाल उठते हैं। जो प्रक्रिया बिहार से शुरू हुई है वो न सिर्फ गलत है मगर गैर कानूनी है और गैर संवैधानिक है। रिटायर्ड हाईकोर्ट जज शाहिदुल्ला मुंशी, उनका नाम इलेक्टोरल रोल से डिलीट हो चुका है। सुभाष चंद्र बोस के ग्रेट ग्रैंडसन चंद्र कुमार बोस, उनको चुनाव आयोग की ओर से समन किया गया था हियरिंग के लिए। आप सोचिए, जिनके ग्रेट ग्रैंडफादर ने हमारे देश के लिए लड़ाई लड़ी, उनके भी ग्रेट ग्रैंडसन को बुलाया गया था। अमर्त्य सेन को बुलाया गया था। चुनाव आयोग खुद रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो मूल कानून है दैट गवर्न्स द इलेक्शन कमीशन, उसको ही नज़रअंदाज करके फंक्शन कर रहा है। कि 65 लाख जो बिहार से बाहर निकाले गए वो कहाँ गए? सही बात है। उनके अधिकार पे क्या होगा? राहुल गांधी की ओर से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक के बाद एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किया गया। बताया गया कि कैसे ब्राज़ील की एक मॉडल का नाम भी हमारे यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर आदित्य ठाकरे की ओर से जब किया गया तब बताया गया कि बाप की उम्र 60 साल है, बेटा की उम्र 65 साल है। ऐसे मामले सामने आए हैं। इंडिया हैज़ फॉलन डाउन इन द इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी इंडेक्स एंड वी हैव बिकम एन इलेक्ट्रल ऑटोक्रेसी। मतलब हम सिर्फ नाम के लिए इलेक्शन कर रहे हैं, दिखाने के लिए। एक्चुअली हमारे इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हो रहे हैं। हाँ, कि हम लोकशाही और जमहूरियत में रह के भी जो हमारी प्रस्तावना कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया आर द अल्टीमेट बेयरर्स ऑफ द सॉवरेनिटी ऑफ द इंडिया, वो अधिकार हमसे छीना जा रहा है। कि चुनाव आयोग को एक सत्ताधारी पक्ष की तरफदारी नहीं करनी चाहिए। तो इसका ऑलमोस्ट ये मतलब है कि हम लोग संवैधानिक गणतंत्र में नहीं रहते हुए एक ऐसे में गणतंत्र में रहते हैं जिसको कहते हैं इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी। कि आप इलेक्शन बस नाम के लिए ले रहे हैं। दोस्तों नमस्कार और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। पिछले कुछ महीनों से आपने हमारे देश में एक शब्द बार बार सुना होगा, वो है SIR, सिस्टमैटिक इंटेंसिव रिवीजन। SIR का जो प्रोसेस है वो लगातार कई राज्यों में जारी है और उसके बाद हम देखते हैं कि कई लोगों का नाम जो है वो चुनाव के लिस्ट से कट जाता है और उसमें अधिकांश लोग मुसलमान होते हैं और बहुत बड़े पैमाने पर इसे लेकर कहीं ना कहीं अफवाहें भी उठती हैं। तो ऐसे में मुझे लगा कि इसे लेकर क्योंकि कई सवाल उठ रहे हैं तो इस पर चर्चा की जानी चाहिए, क्योंकि अब अप्रैल महीने से महाराष्ट्र में भी SIR की शुरुआत हो जाएगी और इसे लेकर बहुत अफवाहें, बहुत डर और लोगों को अपनी नागरिकता कहीं चली ना जाए, ऐसे भी सवाल उठते हैं। और इसलिए एक ऐसा शख्स जो लगातार इस पर बात करती रही हैं, जो लगातार ऐसे मुद्दे को उठाती रही हैं, तीस्ता सितलवाड़ जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने इन्हें हमारे चैनल पर इससे पहले भी देखा है। ये सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, ये कई मुद्दों पर लगातार बोलते भी हैं और साथ ही साथ सिटीज़न फॉर पीस एंड जस्टिस, उससे भी ये जुड़ी हुई हैं। इससे भी आप इनके भी अगर सबरंग और बाकी सारे वेबसाइट्स पर आप जाएँ तो कई सारे आर्टिकल्स जो हैं वो मिलते हैं और वो लगातार इस मुद्दे पर भी काम करते आई हैं। तो मुझे लगा महाराष्ट्र में आने से पहले मैम आपसे बात कर, लोगों में कई सवाल हैं वो बता दें। आप पर आने से पहले दर्शकों मैं आपको बता दूं एक उदाहरण देने के लिए कि कैसा एक बेतुका सा ये पूरा SIR की जो प्रक्रिया है वो हमारे देश में चलती है। अब बंगाल में चुनाव है, उस चुनाव से पहले अब तक 60 लाख से ज़्यादा वोटर्स को पता नहीं है कि वो 23 और 29 अप्रैल को जब मतदान होंगे वो वोट दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। ऐसे भी यहाँ पर मामले सामने आए हैं कि एक परिवार में पत्नी का नाम तो आ गया है कि वो इलेक्टोरल रोल में है, लेकिन पति का नाम, बच्चे का नाम नहीं आया है। परिवार के परिवार बढ़ गए हैं। किसी एक परिवार का नाम आया, उसके बगल वाले परिवार का नाम नहीं आया, तो दूसरा वाला उनसे दूरी रख लेते कि अरे पता नहीं है भारत का नागरिक है कि नहीं है। यहाँ तक कि रिटायर्ड हाईकोर्ट जज शाहिदुल्ला मुंशी, उनका नाम इलेक्टोरल रोल से डिलीट हो चुका है। मैं आपको क्या बताऊँ, सुभाष चंद्र बोस के ग्रेट ग्रैंडसन चंद्र कुमार बोस, उनको चुनाव आयोग की ओर से समन किया गया था हियरिंग के लिए। आप सोचिए, जिनके ग्रेट ग्रैंडफादर ने हमारे देश के लिए लड़ाई लड़ी, उनके भी ग्रेट ग्रैंडसन को बुलाया गया था। अमर्त्य सेन को बुलाया गया था। ऐसे बहुत सारे लोगों को जब बुलाया जाता है
तो उससे आप समझ सकते हैं कि ये प्रक्रिया एक तरीके से या तो जटिल है या फिर जटिल बनाई जा रही है। और मैम इससे लेकर ये भी देखा गया है कि कई लोग डर जाते हैं जब उनका नाम नहीं आता। कुछ लोगों ने सुसाइड कमिट किया है, BLO जिनका काम है उन पर इतना दबाव है कि वो सुसाइड कमिट कर लेते हैं, ऐसी बातें सामने आई हैं। ऐसे में मैं चाहता था कि महाराष्ट्र में क्योंकि शुरू हो रहा है, अगर हम शुरू से शुरुआत करें, ये जो SIR प्रक्रिया है, लोगों को इससे डरना चाहिए, नहीं डरना चाहिए, ये क्यों है और क्या इसका आपके नागरिकता से कोई लेना देना है, नहीं है, इससे ही हम शुरुआत करते हैं। फिर कई सवाल हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सोहित जी नमस्कार, पहले तो आपके चैनल में बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि ये जो एक प्रक्रिया चुनाव आयोग ने सबसे पहले बिहार से शुरू की गए जून जुलाई महीने में, उसके बाद वो होते होते बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान नहीं गुजरात, तमिलनाडु, केरल में हो रही है। हाँ। और असम में SR हो रहा है, स्पेशल डिवीजन उसमें, और SR में थोड़ा अंतर है, मैं उसको भी बाद में अगर मौका मिले तो बताऊंगी। मगर सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप ये स्पेशल इंटेंसिव डिवीजन जिसको SIR बोलते हैं, इसकी ये प्रक्रिया को देखें तो उसको हमें कंपेयर करना चाहिए प्रीवियस SIR से। तो प्रीवियस SIR आपका हुआ था 2003-2004 के बीच। हाँ, और उस वक्त और इस वक्त के SIR में बहुत बड़ा अंतर है। अंतर क्या है, ये नागरिक को समझना बहुत ज़रूरी है। उस वक्त कोई तलवार चुनाव का नहीं था कि चुनाव होने वाला है 1 महीने में, 2 महीने में और फटाफट 15 दिन में, 20 दिन में, नहीं, 6, 7, 8 महीने के दौरान बहुत ही संजीदगी से बिना नागरिकों को परेशानी करते हुए 2002-03 के वोटर्स लिस्ट निकाले गए। अगर आपका हमारा नाम था उस वक्त, मतलब आपका तो नहीं होगा, आप तो बहुत छोटे, मगर मेरा होगा। प्रीवियस 2003 से लेकर 4 तक, बिकॉज अलग अलग राज्यों के अलग अलग इलेक्शंस हुए हैं, कोई भी चुनाव 2002 और 2004 के बीच में हुए, अगर मेरा नाम उसमें है तो दैट वाज द बेस डॉक्यूमेंट। अच्छा, वो एक बेस डॉक्यूमेंट पकड़ा जाता था, उसके आगे पीछे सवाल नहीं थे। अगर मेरा एपिक कार्ड है, अगर एपिक कार्ड मतलब वोटर ID का, PPIC का, अगर मेरे पास वोटर नंबर है तो किसी को दिक्कत नहीं होती थी अपने नाम को जोड़ने में। दूसरी बात, हाउस टू हाउस एन्यूमरेशन होता था। इस तरह आपके पास नोटिस आएंगी, आपको घबराहट होगी, फिर आपको लाइन में खड़ा रहना है, क्यू में खड़ा रहना है, ऐसी कोई बातें नहीं थी। तो मैं यही बार बार हम लोग ये कहते रहे हैं कि अगर हम भी चाहते हैं कि इलेक्टोरल रोल साफ सुथरे हो, हम भी चाहते हैं कि बोगस वोटर नहीं हो, हम भी चाहते हैं कि जिनका देहांत हो गया हो उनको निकाला जाए, जो शिफ्ट हुए हैं उनको शिफ्ट किया जाए, लोग कायल। मगर इस तरह करना, जो प्रक्रिया बिहार से शुरू हुई है, वो न सिर्फ गलत है मगर गैर कानूनी है और गैर संवैधानिक है। इसके बावजूद हम लोगों को कह रहे हैं कि जब ये अपने आप पे आपत्ति आ गई है तो कैसे कोप करना है। बट एट द आउटसेट आई वांट टू से कि इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनलॉफुल, और इसके कई कारण हैं जो मैं बाद में आपको बताऊं। जी, तो कहने का मतलब दर्शकों ये है कि जिस तरह से आपके सर पर एक लटकती हुई तलवार रखी जा रही है, क्या ये प्रक्रिया सही है ये पता लगाने का कि आपके इलेक्टोरल रोल सही हैं या नहीं है। बहरहाल अब क्योंकि हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं और महाराष्ट्र के दर्शकों के लिए है कि आज हमारी कोशिश ये होगी तीस्ता मैम के ज़रिए आपको जितने सवाल हैं SIR से संबंधित उसके जवाब देने के लिए, नंबर 1, और नंबर 2, यहाँ पर किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैम ये वीडियो इसलिए भी हम कर रहे हैं क्योंकि हमने देखा है बंगाल में और कई जगहों पे जिन लोगों को नोटिस मिला है वो डर जाते हैं, अरे अब मैं और डॉक्यूमेंट्स कहाँ से लाऊं, उन्हें डरा दिया जाता है, उन्हें लगता है कहीं मेरी नागरिकता तो नहीं चली जाएगी। लोग सुसाइड इसके वजह से कर देते हैं और ऐसी तरीके से जो अफवाहें हैं वो भी बहुत फैली हुई हैं। अब यहाँ पर पहला सवाल मैं ये पूछता हूँ, ये जो SIR की सोचिए प्रक्रिया अब शुरू होगी, उसके बाद समझिए मुझे या किसी को भी एक नोटिस आता है, तो क्या उस नोटिस आता है कि आपको शायद और डॉक्यूमेंट्स देने होंगे या आपको लेकर आप पहले इलेक्टोरल रोल में आपका नाम नहीं आता है, तो क्या इसका ये मतलब समझा जाए कि आपकी नागरिकता चली गई? क्या इसे फाइनल वर्डिक्ट समझा जाए? ये एक बहुत बड़ी मिसकॉन्सेप्शन लोगों में है। यहीं से अगर हम शुरू करें, पहले तो मैं बोलती हूँ कि महाराष्ट्र, आंध्र, तेलंगाना में जो अभी शुरू होगी SIR की प्रक्रिया, उसमें एक बंगाल के और बिहार के कंपैरिजन में बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि हमारे चुनाव हो चुके हैं। लोकसभा का भी हो चुका है, विधानसभा का भी होता है और अभी महानगर पालिका भी हो गया। तो एक तरह से अच्छी बात है महाराष्ट्र के रहवासियों के लिए, सिटीजन के लिए, कि आपको पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उम्मीद हम करते हैं
कि यहाँ पे जो CEC रहेंगे, जो चोखलिंगम साहब हैं, कि वो आराम से ये प्रक्रिया करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। BLO ऐसे BLO को अपॉइंट करेंगे जिनको कोई जानकारी है। एक तलवार उनके सर पर, जैसे आपने सुसाइड की बात की, ऐसे क्यों हुआ BLO के साथ? क्योंकि आपने कहा 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते में ये सब कर डालो, और आपने आंगनवाड़ी वर्कर, टीचर अपना काम भी करे और ये भी करे, और 500 रुपये एक्स्ट्रा के लिए आपने ये काम उनके ऊपर थोप दिया, टारगेट दे दिया, और हार्ट अटैक, इतने प्रेशर के वजह से हमने कम से कम 15 या 18 जाने गंवाई है। तो मुझे उम्मीद करते हैं कि महाराष्ट्र में नहीं होगा, सबसे पहली बात, क्योंकि कोई जल्दबाजी की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ। चुनाव हो चुके हैं, जो भी है हमको सरकार मिल चुकी है, चाहे गड़बड़ी से या कुछ भी हो, मगर मिल चुकी है। तो अभी सिर्फ वोटर लिस्ट को सुधारना है या क्लीन अप करना है या जो भी, तो उसके तरीके अगर 2003 के वो फॉर्मेट फॉलो करें कि आपको नोटिस तभी भेजेंगे जब आप हाउस टू हाउस एन्यूमरेशन में आप नहीं डेटा अवेलेबल करो, तो ये सबसे पहली बात। हालांकि उन्होंने अपने अभी नोट इतना ही बताया, उन्होंने आज आया है, कई ट्वीट्स आए हैं आज की हम लोग शुरू करने वाले, मगर किस अंदाज से शुरू करने वाले हैं, किस कौन से स्टेप्स फॉलो करने वाले, ये अभी तक बाहर नहीं निकले। हम तो ये उम्मीद करेंगे कि यहाँ की जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट की बातें सुनकर ऐसी प्रक्रिया शुरू करे जो 2003-4 में हुई थी, कि आप शांति से करो, 6-8 महीने में करो, ताकि लोग आके अपना नोटिस पे आप मत चलिए। पहले आप हाउस टू हाउस एन्यूमरेशन कीजिए, फिर अगर 2-3 चक्कर के बाद अगर कोई आपको डिटेल नहीं मिलता है, उसके बाद नोटिस भेजना अलग बात होती है। मगर डायरेक्टली मतलब क्या हुआ है ना सोहित जी, मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ दर्शकों को, क्योंकि रिपोर्टर्स कलेक्टिव और हम लोगों ने काफ़ी इस पर इन्वेस्टिगेशन किए हैं। बिहार में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में और केरल में उन्होंने एल्गोरिथम के मिसमैच की वजह से लोगों को नोटिस भेजे। मतलब गलत सॉफ्टवेयर यूज़ करने की वजह से उन्होंने डाल दिया तीसरा सेटलवाड़ या सोहित मिश्रा, तो या तो नाम गलत आ गए या तो 6-7 ऐसे नाम आ गए, क्योंकि बाकी पैरामीटर्स मैचिंग है, जिसमें माँ बाप अलग अलग हैं, तो उसकी वजह से नोटिसें जो गई हैं वो गलत बेसिस पे गई है, वो सॉफ्टवेयर की गलती की वजह से। हाँ। तो अगर आप हाउस टू हाउस एन्यूमरेशन करेंगे, ये मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, अगर जैसे इलेक्शन में होता है कि आपके सेंसस में होता है, आप हाउस टू हाउस एन्यूमरेशन करो, यहाँ पे कोई रह रहा है कि नहीं ठीक है, मेरी बहन बाहर है मगर वो वोटिंग यहीं पे करती है, तो फिर वो भाई डाल देगा ना। या अभी जैसे मेरा केस है, मेरे फादर का डेथ है, उनके नाम अभी भी है वोटर्स लिस्ट पे, तो उनको निकालना चाहिए फॉर्म 7 भर के, तो वो लेजिटिमेट निकालना होगा, कोई उसकी आपत्ति नहीं करेगा। हालांकि उनको निकालना ही चाहिए, नहीं तो कोई बोगस वोटिंग उनके नाम से कर सकता है ना। तो ये सब चीज़ें सही प्रक्रिया होती है। दूसरी बात जो हुई है बिहार, बंगाल, और आज तो बंगाल का हमने सुन के चौंकने हुए कि फॉर्म 6 और फॉर्म 7 का गलत इस्तेमाल। तो हम जहाँ तक महाराष्ट्र की बात कह रहे हैं कि वो लोग फॉल्स डिक्लेरेशन वोटर्स से ले रहे कि जिनको उन्होंने ये एल्गोरिथम की वजह से या सॉफ्टवेयर की वजह से जिनको नोटिस भेजी और उनको पता चला कि एक्चुअली ये वोटर थे पहले और हमारी गलती है, तो उनसे वो फॉर्म 6 भरवा रहे। वो तो जुटला रहे। फॉर्म 6 का मतलब मैं फर्स्ट टाइम वोटर हूँ, मैंने अगर 3 बार पहले वोट दिया है, व्हाई शुड आई गिव अ डिक्लेरेशन से कि मैंने वोट, वो तो एक फॉल्सूड है। एक बात फॉर्म 7 की बात 2-3 दिन से पूरे वीकेंड में निकली है। आज महुआ मोइत्रा का भी एक बहुत बड़ा बयान है, आज सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई चल रही होगी। वो कह रहे हैं कि मास वोटर इंक्लूजन बाकी राज्यों से होने वाले। तो ये भी एक बहुत बड़ी एक आपत्ति है कि अगर फॉर्म 7 का मतलब क्या है कि मैं बैठ के 3 या 4 मैक्सिमम 50 लोगों का नाम भर के कह सकती हूँ कि ये सब गलत वोटर हैं, इनको हटा दो, ठीक है। मगर अगर उसमें मैंने एक भी गलत इन्फॉर्मेशन दी, एनी फॉल्सूड इज कमिटेड बाय मी, या मेरी आइडेंटिटी में गड़बड़ है, तो मेरे ऊपर क्रिमिनल केस अंडर सेक्शन 31 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट हो सकता है। अगर मेरा नाम महाराष्ट्र में, आपके दर्शकों को मैं कह रही हूँ, फॉर्म 7 के डिलीशन की वजह से मेरा नाम चला गया है, अगर आपको नोटिस मिलती है उसमें कहते हैं फॉर्म 7, तो आप वो फॉर्म 7 की प्रक्रिया मांग सकते हैं कि किसने डिलीट करवाया, क्यों डिलीट करवाया, उनका नाम दीजिए और आपका पूरा जो एडजुडिकेशन प्रोसीजर था आपने क्या किया उसको लेकर, कि आपने तहकीकात की कि नहीं कि वो जेन्युइन केस है कि नहीं, वो जेन्युइन इंसान है कि नहीं। तो ये सब आपके अधिकार हैं। मगर चुनाव आयोग खुद, जहाँ तक ये बाकी चुनाव की बातें हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो मूल कानून है दैट गवर्न्स द इलेक्शन कमीशन,
उसको ही मान नहीं रहा। नज़रअंदाज करके फंक्शन कर रहा है। और एक चीज़ मैं दर्शक, हालांकि पॉलिटिकल ये बातचीत नहीं है, मगर पॉलिटिक्स को दूर हम नहीं रख सकते। और 3 चीज़ जो चुनाव आयोग ने की है गए 2-3 साल में, वो ये है, नवंबर 2024 में उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सिलेक्शन पैनल से हटा दिया कि आप चुनाव आयोग के जो चीफ है वो आप नहीं उसमें तय कर सिर्फ सरकार के 2 प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर और फिर लीडर ऑफ LOP। ऑपोजिशन। तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन हर वक्त माइनॉरिटी में रहेंगे, और ये बोला भी है लीडर ऑफ ऑपोजिशन में। दूसरी बात, आपने प्रोएक्टिवली ये केस में आपने डाला कि कोई भी प्रोसिक्यूशन पीछे भी नहीं हो सकता इलेक्शन कमीशन का। तो अगर कोई ये सेक्शन 31 या कोई भी सेक्शंस में आपको दे रही हूँ जिसके अगर गलत प्रक्रिया चुनाव आयोग ने की है तो सिटीजन कैन टेक देम टू कोर्ट। Correct. अभी आपने उनको पूरा प्रोटेक्ट इम्यूनिटी दे के रखा है कि आप नहीं कर सकते। और तीसरी बात, CCTV फुटेज को आपने कहा कि डिलीट कर देंगे। तो इलेक्शन पिटिशन जो है पूर्ण अधिकार ऑपोजिशन का भी, कोई भी कैंडिडेट जो चुनाव लड़ता का भी और सिटीजन का भी, कि वो कोई भी इलेक्शन को चैलेंज करने का, उसको ही आपने नलिफाई कर दिया। तो इसका ऑलमोस्ट ये मतलब है कि हम लोग संवैधानिक गणतंत्र में नहीं रहते हुए एक ऐसे में गणतंत्र में रहते हैं जिसको कहते हैं इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, कि आप इलेक्शन बस नाम के लिए ले रहे हैं। आपने बिहार और बंगाल का जिक्र किया, और हम प्रैक्टिकल तो बात करेंगे अभी आगे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रखने चाहिए, मगर एक सवाल किसी को आता है क्या, विपक्ष को भी, कि 65 लाख जो बिहार से बाहर निकाले गए वो कहाँ गए? सही बात है। उनके अधिकार पे क्या होगा? क्या बिहारी विपक्ष हो या वहाँ के नागरिक संस्था हो, क्या उनको गवर्नमेंट स्कीम्स के बेनिफिट से हटा दिया क्या? क्या उनके बच्चों को स्कूल में ले रहे हैं क्या? ये 65 लाख को छोटा नंबर नहीं है। उनके साथ हुआ क्या जिनको निकाला गया? हमारे वोट फॉर डेमोक्रेसी एक दूसरी संस्था है जिससे मैं जुड़ी हुई हूँ, आपने उनके रिपोर्ट भी आपने कवर भी की है। 3 दिन जुलाई में, जुलाई 21 से लेकर 25 तक 3 दिन में 27,70,000 वोटर का डिलीशन हुआ। 3 दिन में, सिर्फ 3 दिन 27 लाख से ज़्यादा लोग। हाँ, और 5.5 लाख डिसीज्ड हो गए अचानक, सिर्फ 3 दिन में। ये हमने इसी के डेटा से निकाला था, हमारे BFD के रिपोर्ट में। तो मैं क्या बोलूँ, हम बिहार और बंगाल को भूल नहीं सकते ऐसे, न हम तमिलनाडु को भूल सकते। 92 lakhs नॉट देयर। और इसमें मैं एक बात बताऊं कि हमने अल्पसंख्यक की बात की, हमने आदिवासी की बात की, हमने प्रवासी कामगार की बात की। सबसे ज़्यादा 60-70% औरतें, महिलाएं, उनका ही नाम काटा। चाहे वो दलित हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो महिला कामगार हो। ये इंटरसेक्शनैलिटी को आप मत भूलिए, क्योंकि महिला हमारे देश में, मैं अनपढ़ तो नहीं कहूँगी, वो ज़्यादा पढ़ी लिखी होती है, अनलेटर्ड, जिसको मतलब लिखान पढ़ान शायद नहीं सिखाया जाता है, और उनको 18 साल से अंदर में शादी हो जाती है तो उनके नाम में बदल आ जाता है। तो इसकी वजह से देन दे कंप्लीटली डिसएम्पावर्ड, न इधर के रहे ना उधर के रहे। तो ये जो है एक, जो हमारे गणतंत्र में एक अधिकार जो बाबा साहब अम्बेडकर और हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने दिलवाया था, धारा 324 और 324, इट वॉज एन इक्वलाइजर सोहित। मतलब आप हो, तीस्ता हो, पूर्वा हो, अडानी हो, वोट मतलब एक का बराबर है। कोई अमीर है ना, कोई गरीब है ना, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, स्त्री पुरुष सब एक समान। और ये पूरा जो हमारा गणतंत्र का बेस है, आप इसको ख़त्म कर रहे हो। आप सोचिए कि हमारे प्रवासी कामगार के पास, अभी हमको डॉक्यूमेंट पे आएंगे, ये डॉक्यूमेंट में से कितने डॉक्यूमेंट उनके पास रहे। जी, हम बात करेंगे, लेकिन दर्शकों आपको ये समझना होगा कि अगर आपको केवल एक नोटिस मिलता है तो इसका मैम का वही कहना है कि इसका ये मतलब ना समझे कि इससे आपकी नागरिकता पर कोई अंजाम आ जाएगा या आप इस देश के नागरिक नहीं रहेंगे या वो एक फाइनल वर्डिक्ट है, बिल्कुल नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर मुझे समझना ये, आपने 2003 का जिक्र भी किया। अब ये कहा जा रहा है कि जो पुराने वोटर्स हैं उन्हें 20 साल पुराने लेगेसी डेटा को प्रेजेंट करना होगा अगर उनके नाम को आगे ले जाना है। इसका मतलब क्या समझे? नंबर 1, क्योंकि हो सकता है महाराष्ट्र के लोग जो दूसरे राज्य के चुनाव में इंटरेस्टेड ना हो, उन्हें SIR के बारे में पता नहीं हो, तो ये 20-year-old लेगेसी डेटा का मतलब अगर आप समझा सकें और उसका अर्थ क्या होता है, लोगों को कौन कौन से दस्तावेज की तैयारी रखनी चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे। जी, सबसे पहले आपको बताना होगा कि एक इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है जहाँ पे स्टेट इलेक्शन में आपको लिंक भी भेज सकती हूँ। स्टेट इलेक्शन कमीशन की भी अलग वेबसाइट। हाँ। दोनों में 2003 से, जैसे कहा 2002 से लेकर 2004 तक, अपने महाराष्ट्र के इलेक्शन तो 2004 में हुए, वो इलेक्शंस का पूरे इलेक्टोरल रोल्स मौजूद हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले अगर आप 1987 से पहले आपका जन्म हुआ है, क्योंकि जो नौजवान है वो तो 2004 में हो ही नहीं सकते उस वक्त। हाँ, तो 3 सेगमेंट्स अपने को याद रखना पड़ेगा दर्शकों, बिफोर 87, बिफोर 2004 एंड आफ्टर 2004। हाँ, तो अगर आप 87 के पहले अगर आप पैदा हुए, जैसे हम लोग हैं, तो आपको सिर्फ पहले वो लिस्ट देखना है। वो लिस्ट में आपको नाम ढूंढना है। आप कैसे ढूंढोगे? आपको याद करना है कि मैं यहीं पे रहती थी क्या, मैंने यही क्षेत्र में वोट दिया था क्या, यही मेरी असेंबली या पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूशन, उस हिसाब से आपको वो मिलेगा। अभी दूसरी बदमाशी जो की है, दे हैव नॉट पुट वो जो इलेक्ट्रल रोल है सर्चेबल फॉर्मेट में नहीं है। आपको मैन्युअली चेक करना है, नॉट एक्चुअली मैन्युअली। आपको पूरा वो इलाके का डाउनलोड करके फिर आपको कैप्चा में अपना नाम करके फिर आपको सर्च PDF में सर्च करके आपके जैसे सब नाम आ जाएंगे। फिर आपको टैली करना है रेसिडेंस एड्रेस के साथ वगैरह वगैरह, और 60-70% मिल जाते हैं। मगर जिसने जो ज़्यादातर लोग हमारे जो भारुत हैं, जो जिनके पास मुकाम नहीं है, किराएदार हैं, हमने हमारे पूर्वांचल टीम ने बनारस, आजमगढ़ और जौनपुर में इंटरव्यू किया लोगों को जिन्होंने कम से कम 6 जगह बदली है, और उनको ठीक से याद भी नहीं है कि उनकी अम्मा बाबा ने कहाँ पे वोट डाले थे। क्योंकि वो तो अभी नौजवान है, तो लेगेसी डेटा जिसको आपने पूछा, तो सबसे पहले 87 के पहले के लोगों ने खुद ढूंढना है। अगर 87 के बाद के हैं और 2004 के बाद, लेगेसी डेटा मीन्स योर फादर एंड योर मदर्स डेटा, कि उन्होंने कहाँ वोट दिया था। और वो सिर्फ अगर आप महाराष्ट्र की बात करें, इट डजंट हैव टू बी इन महाराष्ट्र, इट कैन बी एनीवेयर इन इंडिया। मगर वो डेटा वो ट्रैक करना कितने लोगों के लिए आसान है, आप बताइए। सही बात है। जो प्रवासी मजदूर होंगे उनके लिए सबसे ज्यादा परेशानी। प्रवासी मजदूर, मुझे लगता है हमारे देश में कम से कम 64 करोड़। अच्छा। After 134 crore population, 44 was earlier in the 2011 census. अभी बहुत बढ़ गया है, वो फिगर देखना पड़ेगा, मगर बहुत बड़ा फिगर है। और वो फिगर जो यहाँ से वहाँ घूमता है अपने काम करने के लिए, उसमें से कम आधा तबका ऐसा होगा जो अलग अलग राज्यों में जाता हो। तो दे विल हैव टू ट्रेस कि मैं कहाँ पे थी या कहाँ पे था, और मेरी अम्मा बाबा कहाँ पे थी। एंड दे आर लाइक, देखो ये सोशल और कल्चरल कैपिटल की भी बात है कि जो अपर कास्ट, अपर क्लास, थोड़े पढ़े लिखे प्रिविलेज्ड है, उनको पता है कि मैं कॉलेज पे कहाँ गई थी, मेरा। तो एनीवे, लेट्स कम टू डॉक्यूमेंट्स। मतलब मैं कह रही हूँ कि बहुत ही मुश्किल है लेगेसी डेटा ट्रैक करने के लिए फॉर एटलीस्ट 35-40-50% ऑफ आवर पॉपुलेशन। तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है लेगेसी डेटा के लिए। अगर आपका नाम है 2000 के तो इट्स ईजियर, फिर वो लोग परेशान फिर भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे भी हुआ है कि पहले लिस्ट में आपका नाम आ गया, ड्राफ्ट लिस्ट में जो अभी छपा है, उसके बाद आपका नहीं आया। तो लड़ाई तो लंबी है, बट सबसे पहले मैं दर्शकों को कहूँगी कि जब भी आपको BLO के सामने जाना पड़े, लिखान पढ़ान पक्का रखें। जो भी आप दे, रिसीट कॉपी ले लीजिए, जैसे हम सरकारी दफ्तर में लेते हैं, और अपने पास एक कॉपी रखिए हर चीज़ की। अच्छा, अब एक सवाल जो मुझे लोगों ने भी पूछा था बहुत बार, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया था, एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स क्या है। बीच में तो आधार कार्ड को भी ये चुनाव आयोग के लोग मानने को तैयार नहीं थे, पूरा मामला को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाना पड़ा था। आपने, आपके टीम ने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया जिसमें बहुत सारे दस्तावेज दिए। मैं चाहता हूँ कि ये दर्शकों को बताएं आप कि जब भी ये SIR की प्रक्रिया महाराष्ट्र में होगी, कौन कौन से ऐसे दस्तावेज हैं जिसका मांग किया जा सकता है, जिसके ज़रिए आप ये साबित कर सकते हैं कि आप यहीं के थे या यहाँ पर वोट देते हैं या यहाँ के नागरिक हैं, या सब कुछ। कौन कौन से ऐसे एक्सेप्टेबल मैं आपको बता दूंगी, आप वो हिस्सा दिखा भी सकते हैं अगर आप चाहिए तो, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। एक तो कोई भी सरकारी PSU का ID कार्ड, अगर कोई भी ID कार्ड हो, जैसे कि आपने PSU में कोई काम, पब्लिक सेक्टर यूनिट में अगर आपने कभी काम किया हो, या कोई भी सरकारी बैंक में काम किया हो, ऐसे कोई तो उसका कभी कभी ID कार्ड, स्टेट गवर्नमेंट मतलब राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार, ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट में, सफाई कामगार, अगर आपका ID कार्ड है वो चल सकता है, वो एक चल सकता है, क्योंकि वो एक तरह से एक एंडोर्समेंट है कि आपने वहाँ पे नौकरी की है वगैरह वगैरह। दूसरी बात, ये भी 87 के पहले वालों को अप्लाई होगा। अच्छा। बाद वाले को नहीं। अच्छा। बाद वाले को आपको बर्थ सर्टिफिकेट जरूर, अभी बर्थ सर्टिफिकेट कितने लोगों के पास है कि नहीं आपको पता है। ऐसा NRC CRA के टाइम से ही वो आंकड़े निकल रहे हैं कि अभी थोड़ी सी मामला थोड़ा सुधरा है फॉर फ्यूचर जनरेशंस, बट
अभी तक जो आप और हमारे जनरेशन के थे उसमें ज़्यादातर रजिस्ट्रेशन नहीं होता था। तो बर्थ सर्टिफिकेट इज अब, फिर पासपोर्ट, अच्छा आईडी कार्ड का जो मामला है कि बैंक का अगर हो तो 87 के पहले, बाकी अगर आपका है कोई भी सरकारी इसका तो एज अ एक और डॉक्यूमेंट के साथ बाद में भी चल सकता है, तो आप चला सकते हैं। फिर पासपोर्ट बिल्कुल चल सकता है, पासपोर्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर कितने प्रतिशत लोगों के पास पासपोर्ट है? आई थिंक नेशनल फिगर कुछ 53% है, वो लास्ट टाइम जब कैलकुलेशन हुआ था तब। फिर मेट्रिकुलेशन एजुकेशन सर्टिफिकेट इश्यूड बाय रिकग्नाइज्ड बोर्ड्स एंड यूनिवर्सिटीज, मतलब जैसे कि एसएससी बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, उनके सर्टिफिकेट मेट्रिकुलेशन फाइनल, वो तो फाइनल 7th 8th का भी चल सकता है लॉजिकली, अगर आपका फाइनल चलेगा, मगर इसमें उन्होंने लिस्ट में फाइनल दिया है। फिर परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, इसके दो मतलब होते हैं, दो मायने होते हैं, मतलब जैसे कि अपना डोमिसाइल होता है महाराष्ट्र में, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो बाहर में लोग आके रहते हैं पढ़ते हैं वगैरह, उनको तो दैट इज़ वैलिड। दूसरी बात होता है ना, नगर पंचायत और अपने यूपी वगैरह में बहुत चलता है, महाराष्ट्र में भी चलता है कि हमारे ग्राम पंचायत वगैरह भी देते हैं एक लेटर लिख के देते हैं कि अगर वो ऑथराइज्ड है तो फिर वो भी चल सकता है, वो भी एक चल सकता है कि आपके रिप्रेजेंटेटिव लिख के देते कि यहाँ पर इतने इतने, मगर वो इलेक्टेड, मतलब जो ग्राम सभा हो या जिला परिषद हो, तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग, मतलब हमारे ग्रामीण लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जी। परमानेंट रेसिडेंट फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट, मतलब जैसे कि आदिवासियों के लिए फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट सरकार देती है जब उनको क्लेम्स देती है ज़मीन का, तो वो भी एक वैलिड डॉक्यूमेंट है। ओबीसी एससी एसटी सर्टिफिकेट, तो वो भी एक है, मगर हमने देखा अभी, आई होप महाराष्ट्र में ऐसी बात नहीं हो, क्योंकि बता नहीं सकते भी हर जगह हो रहा है कि ऐसे 2-3 केसेस हुए थे मुसलमान और क्रिश्चियन के साथ जो बहुत गरीब थे पूर्वांचल में, तो वहाँ पे उन्होंने कहा ठीक है आपके पास दूसरे डॉक्यूमेंट नहीं है, कास्ट सर्टिफिकेट लेके, तो बोला कास्ट सर्टिफिकेट तो नहीं मिल सकता हमको, तो ये भी मतलब कभी कभी बीएलओ हेल्प भी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं कर पाते। एनआरसी, जहाँ पे एनआरसी हुआ है, कई जगह पे हुआ, तो वो भी चल सकता है। फैमिली रजिस्टर, मैंने बताया ना, फैमिली रजिस्टर प्रिपेयर्ड बाय लोकल अथॉरिटीज, और ग्राम पंचायत न सिर्फ स्थानीय के बताता है, मगर ये भी एक फैमिली रजिस्टर भी कहता है कि इतने परिवार में इतने लोग थे। हमने काफ़ी देखा है आंगनवाड़ी लोगों रिकॉर्ड मेंटेन करते वगैरह, वैसा भी अगर हो तो चल सकता है, मगर वो जाके निकालना ये अपने आप में एक टास्क होता है, टास्क होता है, ये बस मैं पॉइंट आउट करती हूँ। कोई भी लैंड हाउस अलॉटमेंट जो सरकार ने दिया हो, अगर आपके नाम से हो या आपके पेरेंट्स के नाम से हो, फिर आपको सिर्फ इस्टेब्लिश करना है कि हमारे पेरेंट्स से है, तो फिर वो हो सकता है। और ये बहुत झगड़ा के बाद, मतलब ममता जी ने, टीएमसी ने जब बहुत झगड़ा किया इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट में, तो क्लास 10 का माध्यमिक का वो अभी एडिशनल हुआ जनवरी के बाद, बिहार में वो अवेलेबल नहीं था, कि माध्यमिक क्लास 10 एडमिट कार्ड या पास सर्टिफिकेट दोनों चलता था माध्यमिक, और माध्यमिक बहुत बड़ी चीज़ होती है, जो लोग अपना पढ़ाई ख़त्म नहीं कर सकते वो। अभी आए आधार पे, आधार का भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जनवरी का कि एज अ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट, नॉट एज अ प्राइमरी डॉक्यूमेंट। 11 प्लस, ये 11 में से कोई भी होना चाहिए, और प्लस आधार अगर आपका हो तो देन यू आर थ्रू, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा मान के चलना है। अभी ओकेजनली वो बीएलओ वगैरह क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ये देखना बहुत जरूरी। हाँ, मतलब इट ऑल डिपेंड्स कि चुनाव आयोग महाराष्ट्र में क्या करना चाहता है। तो दर्शकों देखिए, चाहता है इंक्लूसिव तरीके से, शांति से करना चाहता है, वी होप स्टिल कि वो होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में इलेक्शंस हो चुके हैं, अभी कुछ नहीं है, तो कोई ये है। और अगर हमारा मंशा नहीं है कि बेदखल करना है हमको लोगों को, जैसे लगता है कि बिहार में वो मंशा था, बिहार में भी था, बंगाल में भी है, अगर ये मंशा नहीं है तो फिर शांति से हो सकता है। हालांकि मैं वापस दोहरा रही हूँ कि इट शुड हैपन लाइक द 2002 to 2004, कि आप शांति से हाउस टू हाउस एन्यूमरेशन पहले कीजिए। जी दर्शकों, आपने सुना कि कौन कौन से ऐसे दस्तावेज हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, अगर हो सके तो इसे फिर से आप रिवाइंड करके सुन सकते हैं। और वो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अधिकांश जो परेशानियां होती हैं वो यहीं पर होती हैं कि आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स या प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाते हैं, और तब आपके ऊपर एक के बाद एक दबाव बनता है। और इसी को जैसे कि मैंने कहा, बंगाल में 60 लाख से ज़्यादा लोगों को पता नहीं है कि 20 दिन बाद वहाँ पर चुनाव होने वाले हैं, वो वोट दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। लेकिन मैम, आपने जो एक एक्सक्लूजन की बात की, ये तो हमने हमारे यहाँ पर भी चुनाव के समय देखा था कि जहाँ पर ऑपोजिशन के वोटर्स ज़्यादा होते हैं उनके नाम हटा दिए जाते हैं। यहाँ पर ये एक चीज़
बहुत जगह पर देखा गया SIR के नाम पर कि मुसलमानों के अल्पसंख्यक समाज के जो लोग होते हैं उनके नाम वहाँ पर रहते हैं, तो कोई तीसरा वहाँ पर ऑब्जेक्शन फाइल करता है और जो लेजिटिमेट वोटर होता है, क्योंकि शायद वो एक फलाना पार्टी का वोटर नहीं होगा, दूसरे पार्टी का वोटर होगा, उनका नाम हटा दिया जाता है, स्पेशली माइनॉरिटी लेवल पर। तो ऐसी चीज़ों पर क्या किया जा सकता है? और ये बड़े पैमाने पर हमने देखा है, बहुत जगह पर हुआ है, किसी के नाम यानी मेरे नाम पे मैंने आपके खिलाफ ऑब्जेक्शन रेज कर दिया है, बाद में पता चलता मैंने रेज ही नहीं किया, मेरे नाम पर किसी और ने कर दिया। वही मैंने बताया ना, फॉर्म 7 का जो रैकेट चल रहा है, और रैकेट ही कहूँगी मैं उसको, और कुछ है ही नहीं, क्योंकि बंगाल में हज़ारों के तादाद में लोग, कानून कहता है कि मैं 50 से ज़्यादा लोगों का डिलीशन नहीं करवा सकता, एक आदमी हाँ। ठीक है। और सेक्शन 31 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट बहुत ही स्ट्रिक्ट है कि अगर मैंने कुछ गलत करने की कोशिश की आपके खिलाफ या आपने मेरे खिलाफ, तो कार्रवाई होने के खिलाफ एक साल की जेल सजा हो सकती है और फाइन होगी। मगर अगर, इसलिए मैं दोबारा कह रही हूँ, अगर दर्शकों को, अगर आपको पता चलता है SIR के नोटिस के बाद कि आपका नाम इसीलिए गायब हो गया क्योंकि फॉर्म 7 का डिलीशन किसी ने करवाया है, तो आप बिल्कुल BLO के पास जाके, AERO इज़ 1 स्टेप हायर, ब्लॉक लेवल ऑफिसर, असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर या फिर RO के पास जाके मांग सकते हैं कि मुझे किसने करवाया है और पूरा प्रोसेस दीजिए, जानकारी आप ले क्योंकि सकते हैं, मेरा डॉक्यूमेंट्स ले बेसिक राइट, मेरा जो मूल्य अधिकार आप छीन रहे हैं, तो मुझे जानने के पूरे अधिकार, और लिख के देना, आपने लिख के दस्तावेज देना कि मुझे जानना है कि किसने करवाया है, उनका नाम, उनका पता और प्रक्रिया, कि जब उन्होंने आपको दिया तो आपने एडजुडिकेशन, आपके डिसीजन किस बेसिस पे आपने मान लिया, वो भी क्राइटेरिया हमको चाहिए ताकि उसको आप चैलेंज कर सकें। तो ये किया जा सकता है। और अगर ये कोई गलत पाया महाराष्ट्र जाएगा, में इलेक्शन नहीं है तो आप जरूर मांगिए, क्योंकि कोई जल्दबाजी करने की कोई ऐसा नहीं है कि किसी 2 हफ्ते 3 हफ्ते में, जैसे बंगाल का मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको वोट करना है, तो आप समय लेकर इसे लड़ भी सकते हैं। सेक्शन 31 के तहत सजा हो सकती है 1 साल की, कोई गलत देता है तो। समझिए कि कुछ दूसरे कारणों से कोई दस्तावेज नहीं है या बाकी चीज़ें नहीं हैं और मेरा नाम डिलीट हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है? फर्स्ट अपील मुझे करना होता है? क्या उनसे ऑर्डर लेना पड़ता है? क्या करना होता है अगर मेरा नाम डिलीट हो जाता है? सबसे पहले तो BLO चेक करेगा, BLO चेक करेंगे कि आप जब वो आपको टाइम देना चाहिए, उनको 15 दिन 1 महीना देते हैं आपको सब कलेक्ट करने के लिए। अगर इलेक्शन नहीं हो रहा है तो ज़्यादा टाइम भी देना चाहिए उनको, ताकि लोग हड़बड़ा ना जाए। ये भी हमारी गुजारिश। एक बार अगर वो आप सबमिट करते हैं और अगर आपका उसका बाद में आपको लगता है कि नहीं, तो उसके बाद में फर्स्ट अपील AERO के सामने और फिर DM के सामने, ऐसा होता है, दैट इज़ द स्ट्रक्चर। और उसके बाद कोर्ट। मगर वहाँ तक बात आनी ही नहीं चाहिए। मेरा क्या कहना है कि अगर 87 के पहले की अलग बात है, बाद में भी वोटर रहे हैं लोग, बाद में भी वोटर, फर्स्ट टाइम वोटर भी, अगर आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं, मैं आपको फॉर एग्जांपल, और आपके अम्मा बाबा ने, माता पिता ने वोट दिए हैं, तो आप उनके पेपर्स आप दे सकते हैं। कहते हैं कि मैं उनका ये प्रूफ देने के लिए कि दिया माई पेरेंट्स, क्योंकि मेरी सर्टिफिकेट कहती है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट दिखाता है, मेरा जॉब सर्टिफिकेट दिखाता है, दिया माई मदर एंड पेरेंट। तो आपको मतलब लिखित स्तर पे ये सब कारणें उनसे लेनी चाहिए, ताकि उनका फिर बहुत मुश्किल होगा उनको उनका काटना, डिलीशन करना ना। तो सबसे पहले बोलती कि शांति से जाइए दफ्तर में, अकेले जाने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी रिप्रेजेंटेटिव को भी साथ में लेके जा सकते हैं। वो एक दोस्त हो सकता है, वो एक एक्टिविस्ट हो सकते हैं, एक वकील हो सकते हैं, ताकि आपको थोड़ा स्ट्रेंथ मिले। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि यू कैन नॉट फोर्स अ पर्सन टू कम अलोन। जब आप BLO के सामने बुलाते तो आपको अगर किसी के साथ आना है, किसी के साथ जाना है, ताकि लोग घबराएं नहीं ये मामले को लेकर। तो ये सब सुप्रीम कोर्ट के 3 ऑर्डर्स हैं, सितंबर 2025 के, 19 जनवरी 2026 के और 24 जनवरी 2026 के। ये भी हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप वो ऑर्डर लेके जाइए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के सेक्शन 31 लेके जाइए डाउनलोड करके। अगर सेक्शन 7 का डिलीशन है, कि मतलब देखो, कानूनी जानकारी अगर आपके पास होती है, प्रशासनिक जानकारी अगर आपके पास होती है, तो आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कम होती है। तो इसलिए हर चीज़ में बिना घबराहट से आप पूरा लिखित स्तर पे अपना ऑब्जेक्शन ले लीजिए, और वो अगर कहते हैं कि हम नहीं मान रहे इसको, वो भी लिखित ले लीजिए। अच्छा, तो ताकि भविष्य में अगर आप पर दबाव बनाया जाएगा दर्शकों कि ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, तो आप अगर ये लिखित में लेकर आते हैं तो आपके पास एक सबूत होता है कि मेरे पास सभी चीज़ें मौजूद होने के बावजूद कैसे मुझसे मेरा अधिकार छीना जा रहा है। अब तक हमने क्या किया, जो जानकारी आपको देनी चाहिए थी महत्वपूर्ण,
क्या होता है, नाम के लिए क्या आपको दस्तावेज लगते हैं, कैसे डिलीट होता है, आप कैसे उससे अपील कर सकते हैं। मैम ने बताया कि कैसे आप हर एक चीज़ लिखित में लीजिए, अगर आपका नाम जाता है तो कोई अगर जानबूझकर आपके नाम को काटना चाहे तो वो नहीं काट सकता है, अगर काटे तो उसके लिए क्या नियम कहते हैं। ये सभी बातें तो मैम हमने की। अब मेरा आगे जाकर सवाल ये है कि महाराष्ट्र की क्योंकि हम बात कर रहे थे, तो पहले नेशनल लेवल पर हमने देखा कि राहुल गांधी की ओर से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक के बाद एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किया गया। बताया गया कि कैसे ब्राज़ील की एक मॉडल का नाम भी हमारे यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर आदित्य ठाकरे की ओर से जब किया गया तब बताया गया कि बाप की उम्र 60 साल है, बेटा की उम्र 65 साल है। ऐसे मामले सामने आए हैं, किसी के बार बार सेम नाम भी आए हैं। तो जब इस तरह से ओपनली जहाँ पर ऑपोजिशन के लोग हैं वहाँ पर नाम ऐसे आते हैं, अचानक से ऑपोजिशन के वोटर्स के नाम कट जाते हैं, ऐसे में एक सिस्टमैटिक फ्रॉड का भी तो डर यहाँ पर मौजूद है। उससे हम किस तरह से देखें, क्योंकि ये वही चुनाव आयोग है जो मांगने पर भी सीसीटीवी नहीं देता और कहता है कि क्या हमारे माँ और बहनों की इज्जत नहीं है, ऐसी बातें कह के वो अपनी जिम्मेदारी से हट जाता है। तो इसका जवाब कैसे मिलेगा? हम सारे दस्तावेज तैयार रखें, सब रखें, लेकिन सरकार या सिस्टमैटिकली फ्रॉड नहीं होगा, इसके कैसे गारंटी लें हम? देखिए, एक नागरिक के हैसियत से हम अपने कागज़, सप्लीमेंट्री फाइल वगैरह तैयार रख सकते हैं, बराबर। अगर आप एक मुहिम के तहत ये सवाल उठाना चाह रहे हैं, जो जैसे आपने विपक्ष का नाम लिया, लीडर ऑफ ऑपोजिशन का नाम लिया, आदित्य ठाकरे जी का नाम लिया, और मैं ये भी दोबारा दोहराऊंगी जो मैंने पहले कहा था कि चुनाव आयोग आज सीसीटीवी तक भी हटा रहा है, जवाब विपक्ष को भी जवाब नहीं दे रहा है, और एक नाता जो होना चाहिए। मतलब मैंने जो आपको कहा कि वीडेम का एक इंस्टीट्यूट है स्वीडन में, उन्होंने कहा है कि 2017 से कह रहा है कि इंडिया हैज़ फॉलन डाउन इन द इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी इंडेक्स एंड वी हैव बिकम एन इलेक्ट्रल ऑटोक्रेसी। मतलब हम सिर्फ नाम के लिए इलेक्शन कर रहे हैं, दिखाने के लिए, एक्चुअली हमारे इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हो रहे हैं। हाँ, ये मतलब इंटरनेशनल लेवल पे ये एक थप्पा हमें लगना शुरू हो गया है। और आपने भी देखा, हमने भी देखा, ये 2017 से हमने भी देखा कि 2024 के इलेक्शन को लेकर हमने भी रिपोर्ट निकाले, एडीआर ने भी निकाला, मैंने आपके रिपोर्ट दिखाई। हाँ, वोट फॉर डेमोक्रेसी का। तो वहाँ पे अलग तरीका अपनाया गया इलेक्शन चुनाव आयोग के जरिए, जिसको हमने स्प्यूरियस इंजेक्शन ऑफ वोट कहा। फिर महाराष्ट्र के चुनाव, हरियाणा के चुनाव में कुछ अलग तरीके कि आपने आंकड़े नहीं देना। जब उसके ऊपर आवाज़ उठाने शुरू हो गए तो आपने इलेक्ट्रल रोल पे ही हमला शुरू कर दिया। और इससे मैं दोहरा रही हूँ कि हमारा बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण हमारी जनता का एक दुर्भाग्यपूर्ण एक हैसियत है आज कि हम लोकशाही और जमहूरियत में रह के भी, जो हमारी प्रस्तावना कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया आर द अल्टीमेट बेयरर्स ऑफ द सॉवरेनिटी ऑफ द इंडिया, वो अधिकार हमसे छीना जा रहा है। हमारा रिश्ता हमारा सत्ताधारी पक्ष के साथ नागरिक की हैसियत नहीं रही। नाउ वी आर ट्रीटेड लाइक वैसल्स, कि अगर हमें वोट मिले तो बहुत ही मतलब हमें एहसान पूर्वक तरीके से मिले। और ये इंस्टीट्यूशंस को ख़त्म करने का एक तरीका ये सरकार ने किया है। और मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कहना चाह रही हूँ कि जब आप राजसत्ता का ही ढांचा एक गणतंत्र से बदल करके एक बहुसंख्यकवाद, इलेक्ट्रोक्रेसी की तरफ बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर आप मत अधिकार जो बाबा साहेब अम्बेडकर और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने दिलाया था, जो दुनिया भर में ऐतिहासिक था, क्योंकि कई वेस्टर्न नेशंस में तब औरतों को भी अधिकार नहीं था। जब हमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मिला धारा 324 को लेकर, कि एक इक्वलाइजर की, मतलब हमने नहीं माना कोई भेद हमारे नागरिकता में, न वर्ग का भेद, न धर्म का भेद, न जात का भेद, न लिंग का भेद, है ना। हमने बोला ये जो एक अधिकार है, सरकार चुनने का अधिकार हमको देता है, तो मुझे लगता है कि सरकार चुनने का अधिकार ही हमसे छीना जा रहा है। तो इसलिए ये सरकार कभी निकल ही नहीं सकती। लगता है यही मंशा है, और चुनाव आयोग को ये विश्वास वापस लोगों का लेना चाहिए कि नहीं, हम निष्पक्ष हैं, हम संवैधानिक है। उम्मीद कम रखते हुए फिर भी मैं एक बात कह रही हूँ कि चुनाव आयोग को एक सत्ताधारी पक्ष की तरफदारी नहीं करनी चाहिए। उनको सत्तावर, आप तो पैदा ही नहीं हुए थे 1977 में। हमने तो आपातकाल देखा है 15-16 साल। हमने कैंपेन किया है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, और उस वक्त किसी के दिमाग में ये बात नहीं थी कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं होगा। क्यों? आपातकाल हो चुका था भाई।
फिर भी इंस्टीट्यूशनल पूरी तरह कैप्चर नहीं हुए थे और चुनाव आयोग निष्पक्ष था। टीएन शेषन का ज़माना याद कीजिए। तो ये जो हुआ है ना कि पूरा इंस्टीट्यूशन हमारे संसाधन को खोखला बना देना और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को निकाल देना पैनल से, उनको प्रोटेक्ट करना क्रिमिनल एक्शन से, ये सब एक डिक्टेटरशिप का ही एक उसी तरफ का इशारा है। इशारा तो है। हाँ, अब लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि देखिए, आप और मैं महाराष्ट्र में हैं, महाराष्ट्र में चुनाव नहीं है और ये सारी बातें हम कर रहे हैं और लोगों को एक तरीके से जागरूक कर रहे हैं, लेकिन उन राज्यों का क्या जहाँ पर ये हो चुका है, जहाँ के लोगों को अब पता नहीं है कि वो वोट दे सकते हैं नहीं दे सकते, जिनका नाम निकल गया है, जिनके ऊपर मैंने ये भी पढ़ा कि लोगों को अब ये लग रहा है कि वो इस देश के नागरिक हैं भी कि नहीं, ऐसे डर है। तो ऐसे कितने लोगों को जो निकाला गया है, ये मुझे लगता है कि पिछले कुछ सालों के इतिहास में सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। मुझे लगता है इससे बड़ी नाइंसाफ़ी हुई ही नहीं है। और अफसोस मेरे लिए ये बात है कि विपक्ष भी ये, चाहे वो बिहार के 65 लाख लोग हो या अभी बंगाल का, तो कम से कम सरकार उठा रही है बात, क्योंकि विपक्षी सरकार है। तमिलनाडु में बात नहीं उठाई होगी, मगर फिर भी डीएमके बहुत कॉन्फिडेंट है कि हम लोग मतलब हम वोटर्स लिस्ट की नाइंसाफ़ी नहीं लेने देंगे। बट विपक्ष को नेशनल लेवल पे ये बात बार बार उठानी चाहिए कि बिहार के डिसएनफ्रेंचाइज, जिसको आपने बेदखल किया है वोट से, वो कौन है भाई लोग? वो 65 लाख हैं, 70 लाख लोग हैं, 30 लाख लोग हैं, कौन है? और उनके कौन कौन से अधिकार छीन गए? क्या वो अभी भारतवासी है कि नहीं है? क्योंकि ये मुझे लगता है कि हर भारतवासी के लिए बहुत चिंता का विषय होना चाहिए। है कि नहीं पता नहीं, मगर हम लोग, दूसरी बात कि हर वक्त जब चुनाव आता है, आप आसाम को देख लीजिए, अभी बंगाल को देख लीजिए, जिस तरह नफ़रत की ज़बान इस्तेमाल की जाती है एक तबके के खिलाफ, घुसपैठिया, बांग्लादेशी, इलीगल इन्फिल्ट्रेटर, और उसके बैकड्रॉप में आप ये इलेक्ट्रल वोटर का क्लीन अप करने की बात करते हो, तो आपने पब्लिक में, जनता में एक मानसिकता बना दी है कि जो भी बेदखल हो रहे हैं वो घुसपैठिया। ये बिल्कुल गलत है। ये हमारे समाज के प्रवासी कामगार है जो आपके हमारे घर बनाते हैं शहरों में, जो हमारे होटल्स में काम करते हैं, जो घरों में काम करते हैं, प्रवासी मजदूर है, महिला है, उनको आप बेदखल कर रहे हैं और एक बहुत मूल्य अधिकार छीन रहे हैं उनका। हर भारतवासी को इसके बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल। और ये इतना बड़ा अन्याय है, और जैसे कि कहा गया दोस्तों, विपक्ष की ओर से जिस तरह से इस मुद्दे को नेशनल लेवल पर उठाना चाहिए, क्योंकि लाखों लोगों पर इसका इम्पैक्ट हो रहा है, लगातार उठाना चाहिए, न सिर्फ महाराष्ट्र इलेक्शन होने के पहले या बाद, न सिर्फ हमेशा, क्योंकि ये एक इंस्टीट्यूशनल फेलियर है चुनाव आयोग का। तो अगर विपक्ष सर पे बैठेगी चुनाव आयोग का, तो विपक्ष को हैसियत तो है ही ना। सही बात है। हाँ, लेकिन क्या वो ये काम कर रहे हैं, यही बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, आज हमने किया क्या, हमने देखा कि देश के अलग अलग जगहों पर किस तरह से चुनावों से पहले लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, लोगों से उनके मूलभूत अधिकार, वोट करना या फिर सरकार चुनने जैसे अधिकार से लाखों लोगों को एक एक राज्य में दूर रखा जा रहा है। और ऐसे में, क्योंकि अब महाराष्ट्र में चुनाव नहीं है लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया आ रही है, हमें लगा कि आपके सामने एक तरीके से इस पर चर्चा की जानी चाहिए और बताना चाहिए कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं या कौन से ऐसे दस्तावेज़ हैं जो आपको सुरक्षित रख सकते हैं या फिर आपके नाम डिलीशन से बचा सकते हैं, नंबर 1। और अगर उसके बावजूद किसी कारणवश आपका नाम डिलीट हो जाता है तो आप उसके बाद क्या कर सकते हैं, इस तरह की तमाम जानकारियाँ जो है आज के इस वीडियो में मैंने आपको देने की कोशिश की है। तीस्ता मैम हो, उनकी टीम हो या उनके वेबसाइट हो, हर कोई मिलकर इस पूरे मुद्दे पर लगातार बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। लगातार उनकी ओर से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया जा रहा है। मैं उनके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझ में आ सकता है कि क्या कुछ हो सकता है, कैसे आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। और क्योंकि इन्हें और मुझे दोनों को महाराष्ट्र के लोगों की चिंता है, इसलिए भी हम इस वीडियो को कर रहे हैं, एक तरीके से आपको बताने के लिए कि जब अप्रैल से इसकी शुरुआत होती है तब आपको क्या क्या तैयारी रखनी चाहिए और आपको कहीं पर भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ दिखाना चाहते हैं? मुझे लास्ट एक बात बतानी है, क्योंकि काफ़ी लंबी चर्चा हुई कि अगर नागरिक संगठन या विपक्ष को, या मैं बताती हूँ चुनाव आयोग को भी, अगर महाराष्ट्र में डर का माहौल न बनाते हुए एक संजीदगी से ये प्रोसेस करना है,
तो वोटर असिस्टेंस सेंटर बनाए, ये हमारा सुझाव है कि वोटर असिस्टेंस सेंटर आप बनाइए, और ग्राम पंचायत लेवल हो या कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल हो, अगर शहर हो तो आप कॉरपोरेशन लेवल में बना सकते हैं, ताकि लोग वहाँ पे जाके माहिती अपनी दे सके, ले सके और घबराहट कम हो। दूसरी बात, डॉक्यूमेंट इश्यूएंस जो हो, सरकार को ये करना चाहिए, हालांकि मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है यहाँ की सरकार से, फिर भी मैं उम्मीद करती हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र का एक इतिहास है, बम्बई का एक इतिहास है, पूना का एक इतिहास है, शोलापुर कोल्हापुर का एक इतिहास है, संभाजी नगर औरंगाबाद का इतिहास है, कि आप डॉक्यूमेंट्स अगर अवेलेबल नहीं हैं तो लोगों को अवेलेबल करके दीजिए, ग्राम पंचायत से, ज़िला पंचायत से, ताकि एक बार के लिए ये स्मूथ प्रोसेस हो लोगों के लिए। और लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स जो है आपके, मतलब पार्टी के हो या BLO, इस तरह के BLO को अपॉइंट कीजिए जिसको कुछ ना कुछ जानकारी हो ये प्रोसेस की, फॉर्म 6 की, फॉर्म 7 की, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स की। और बहुत महत्वपूर्ण ये चीज़ है जो इलेक्शन कमीशन के कानून में भी मौजूद है, सोशल ऑडिट ऑफ द इलेक्टोरल रोल। मतलब ये मनरेगा कानून में भी था, ठीक है, और इलेक्शन कमीशन का जो अपना रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है उसमें भी लागू किया गया कि अगर आपको लोगों को इंक्लूड करना है और एक्सक्लूड नहीं करना है वोटर लिस्ट में से, तो इलेक्टोरल रोल जैसा आपका ड्राफ्ट तैयार होता है तो उसकी पढ़ावा कर कीजिए, पब्लिक हियरिंग पढ़ लीजिए कि इतने इतने लोग हैं, इतने इतने लोग नहीं हैं, ताकि अगर 10 लोग जाने कि भाई नहीं ये तो बेचारा वोटर था है, तो आप वी आर ओरल ट्रेडिशन, लोग यहाँ पे जानते हैं लोगों को, तो इसको सोशल ऑडिट करना मनरेगा में भी था। और हमारे ये इलेक्शन कमीशन हैज़ ऑफिशियली इनकॉर्पोरेटेड फीचर्स ऑफ सोशल ऑडिट्स इनटू इट्स मैनुअल ऑन इलेक्टोरल रोल्स इन 2023, खुद उनके मैनुअल में है। तो इस तरह की चीज़ें आप इंक्लूड करो, क्योंकि महाराष्ट्र में कम से कम ये जो हो रहा है वो डंके की चोट पे नहीं हो रहा, वो एक तलवार इलेक्शन आ रहा है ऐसा नहीं हो रहा है, शांति से 1-1.5 साल में करो, और इस तरह करो कि लोगों को विश्वास वापस चुनाव आयोग में कहीं ना कहीं से पैदा हो। बिल्कुल, लोगों में भी और हमें भी चुनाव आयोग पर विश्वास करने की उम्मीद तो है, लेकिन अब तक के जो भी खबरें सामने आई हैं उसके वजह से सोचिए आप, एक सरकारी प्रक्रिया को लेकर अगर हमें वीडियोस बनाकर आपको बताना पड़ रहा है, तीस्ता मैम को बुलाना पड़ रहा है और समझाना पड़ रहा है कि कैसे लोग अपने नाम को काटने से बचा सकें, तो यही दर्शाता है कि हमारे देश में फ़िलहाल परिस्थिति क्या है। लेकिन इसके बावजूद हमें लगा कि जो जानकारी है ये महत्वपूर्ण है, लाखों लोगों पर, दर्शकों, इसका असर पड़ा है, और हम नहीं चाहते कि आप या आपके परिजन या आपके पहचान के लोग उसमें शामिल हों, इसलिए हमने लगा कि इस वीडियो को बनाकर आपको सारी जानकारी दी जानी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम जो दूसरे राज्यों में हुआ वो महाराष्ट्र में नहीं होगा, और हमारे यहाँ के अधिकारी, हमारे BLOs, हमारे कमिश्नर्स, हर कोई प्यार से इंश्योर करेंगे कि लीगली किसका नाम रहना चाहिए, किसका नहीं, और यहाँ पर किसी पॉलिटिकल पार्टी के चमचे के तौर पर चीज़ें नहीं हो। इसी उम्मीद के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो बहुत ज़रूरी वीडियो है, जिसके बारे में शायद ही महाराष्ट्र में कोई बात कर रहा है, वो जो हमने आपके सामने लाई है, तीस्ता मैम को यहाँ पर बुलाया है, उससे आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, आपने इतना समय निकाला, इतना इन्फॉर्मेशन निकाला। दर्शकों, क्या ये इन्फॉर्मेशन से आपके मन में जो सवाल थे वो ख़त्म हो चुके हैं? ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कोई सवाल होंगे तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसका जवाब मैं लेकर आपको देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और अगर अब भी आपने मेरे इस चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो भी कर लें। आगे भी हम ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर आपको जानकारी लाते हुए नजर आएंगे। फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।